हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड्स में। और आज हम इसी के साथ अपनी एनालिसिस करने वाले हैं इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन के बारे में। जी हाँ, अब इतने बड़े ब्रांड की हम एनालिसिस करेंगे तो थोड़े अच्छे कपड़े तो हमें भी पहनने पड़ेंगे ना गाइस। जी हाँ, तो चलिए आज की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। लुई वुइटन की बात करें तो लुई वुइटन दुनिया का नंबर 1 लग्जरी ब्रांड है, जो कि एक $30 बिलियन कंपनी है, जिसे एक सिर्फ होमलेस टीनेजर बच्चे ने स्टार्ट करा था, जो कि पैसे और खाने के लिए तरस रहा था उस टाइम पर। और सक्सेस जो थी उसके लिए एक सिर्फ सपना थी, सपने में आती, तो उसे कोई सक्सेस तो थी नहीं। और वह अपने पैसे और खाने के लिए आर्टिशियन या क्राफ्टमैन के लिए काम करता था, छोटे मोटे काम करता था, जिसकी वजह से उसने कुछ वैल्यूएबल स्किल सीख ली। और उन्हीं वैल्यूएबल स्किल्स की मदद से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड में पहली बार मॉडर्न लगेज का सिस्टम, और जिसकी मदद से उन्होंने बना दी एक $1 बिलियन कंपनी। लुइस वुइटन का जन्म 1821 में एनके में हुआ था, और उनकी फैमिली सब फार्मर्स या हेड बनाने का काम करते थे, और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। उस टाइम पर फ्रांस नेपोलियन वॉर की वजह से फ्रांस रिकवर कर रही थी, जिसकी वजह से सारे फार्मर्स डेब्ट में थे और उनका परिवार भी डेब्ट में था, जिसकी वजह से उन्हें सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करना पड़ता था, जानवरों को चराना पड़ता था, और शाम को लकड़ियां इकट्ठी करके लानी होती थी ताकि आग लगा सके। इसी वजह से वो बहुत दुखी थी। और हुआ ये कि कुछ सालों बाद तभी उनकी माँ का देहांत हो गया, जब वो 10 साल के थे, और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। जो उनकी दूसरी माँ थी वो बिल्कुल फेरी टेल्स के शैतानों की तरह थी, तो इसलिए उनका जीवन और कठिन हो गया। जब लुई 13 साल के हुए तो उन्होंने अपना दुखी होकर घर बार छोड़ दिया और जा पहुंचे पेरिस, वो भी बिना खाने और पैसे के। मगर उनकी किस्मत थोड़ी सी बड़ी होने के कारण उन्हें क्राफ्टमैन के या आर्टिशियन के पास छोटे मोटे काम मिल जाते थे। और क्राफ्टमैन वो होते हैं जो अपने हाथों से ही डिजाइन खुद बनाते हैं किसी प्रोडक्ट की। तो उन्होंने उनके पास रहकर बहुत सारी स्किल सीखी, जैसे कि स्टोन, वुड, मेटल या फैब्रिक से किसी प्रोडक्ट को कैसे तैयार करना है। मगर क्राफ्टमैन के पास काम करने के बाद भी उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो कहीं पर कमरा लेकर रह सकें। तो इसी की वजह से वो वुड के ऊपर ही विदाउट स्लीव्स का कोट पहनकर सो जाते थे, ताकि उन्हें उससे थोड़ी बहुत गर्माहट मिल सके। उस समय पेरिस में हुआ ये कि रेलवे लाइन स्टार्ट हो चुकी थी और ट्रेवल करना लोगों के लिए बहुत ही आसान हो चुका था। तो इस चीज का फायदा उठाया आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन ने, जो कि हायर क्लास के लोगों के लिए बॉक्सेस कस्टमाइज बनाने लग गए। और क्योंकि हायर क्लास के जो लोग थे उनको कस्टमाइज बॉक्स की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उन्हें महंगी चीजों का शौक था, जैसे कि पेंटिंग्स, फर्नीचर, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए वो क्राफ्ट्समैन से अपने लिए कस्टमाइज बॉक्सेस बनवाते थे, और क्राफ्ट्समैन को मिल गया इसमें अपॉर्चुनिटी कि वो अब इसमें बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। अब क्योंकि लुइस ने पेरिस में ही काम करना सीख लिया था और कुछ नई स्किल्स सीख ली थी, तो उन्होंने फिर डिसाइड करा कि अब वो व्यापार में एंट्री लेंगे। और उनकी किस्मत अच्छी रही और उन्हें अप्रेंटिस की जॉब मिल गई। अप्रेंटिस को आप इंटर्नशिप की तरह समझ सकते हैं। जी हाँ, और जो उनके क्राफ्ट्समैन थे उनका नाम मिस्टर मोन्सियर था। मिस्टर मोन्सियर ने उनको अप्रेंटिस की जॉब दे दी। अप्रेंटिस की जॉब में उन्हें जो उनकी सैलरी थी वो बहुत कम मिलती थी, मगर उन्हें उनके अंदर जो स्किल सीखने की इच्छा बहुत ज्यादा थी, तो वो उस काम को करते रहे। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर वो स्किल्स उनके कितने काम आने वाली है। धीमे धीमे लुइस का काम देखकर मिस्टर मोन्सियर के जो क्लाइंट्स थे वो उनसे बहुत खुश होने लग गए थे। और 1 साल बाद तो ये हुआ कि जो फ्रांस की उस टाइम पर महारानी थी उनको उनका काम बहुत पसंद आया, और उन्होंने उन्हें अपने बॉक्स मेकर के तौर पर अपॉइंट कर लिया। 1 साल महारानी के काम करने के बाद लुइस की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई, उन्हें सब लोग जानने लगे। तो 1 साल के बाद उन्होंने अपनी पहली खुद की शॉप खोल दी, और लुइस धीमे धीमे नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आते रहे, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे मार्केट के स्टैंडर्ड्स चेंज करके रख दिए। उस समय ट्रेडिशनल बॉक्सेस लेदर के बनाए जाते थे, जो कि रेक्टेंगुलर शेप के होते थे,
मगर उनके ढक्कन सर्कुलर टाइप के बनाए जाते थे ताकि लेदर पर पानी न ठहर सके। मगर घुमावदार उनके ढक्कन होने के कारण उनको बॉक्सों को एक के ऊपर एक रखना और गाड़ी में लोड करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लुइस ने सोचा कि अब मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूंगा और उन्होंने अलग अलग मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकाला कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब जो वो बॉक्सेस बनाएंगे वो कैनवास के बनाएंगे, क्योंकि कैनवास लेदर के मुकाबले हल्का, टिकाऊ और बहुत ज्यादा वाटर रेजिस्टेंस होता है, जिसकी मदद से अब बॉक्सेसों के ढक्कनों को फ्लैट बनाया जा सकता था और उन्हें एक के ऊपर एक रखना और गाड़ी में लोड करना बेहद आसान हो गया था। और वाटर प्रूफिंग कंपाउंड की वजह से उन डिब्बों का कलर ग्रे हो गया था, तो वो और ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा सुंदर दिखने लगे थे डिब्बे। धीमे धीमे डिब्बों में इम्प्रूवमेंट करने के बाद जन्म होता है मॉडर्न लगेज का। 2 साल के अंदर अंदर मॉडर्न लगेज बहुत पॉपुलर हो चुका था। उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर ऐसी इमेज बन चुकी थी कि किसी के घर कुछ हो ना हो मगर मॉडर्न लगेज होना जरूरी है। जी हाँ, और उसके बाद लुइस ने इन्वेंट किए हैंडबैग्स। साल था 1867 जब हैंडबैग्स को बहुत बुरा माना जाता था। लोगों के सामने हैंडबैग्स की इमेज बहुत बेकार थी। लोग यह सोचते थे कि इन्हें इस्तेमाल करना बेकार है और औरतों के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, औरतों को इससे यूज करने से कोई इंजरी हो सकती है। मगर लुइस ने इसी में स्कोप देखा। उन्होंने कहा इसकी इमेज सबसे ज्यादा खराब है तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने जो हैंडबैग्स थे उसका वो बनाया किसकी मदद से? कैनवास की मदद से, जिसकी वजह से हैंडबैग्स अब बहुत हल्के हो चुके थे। लुइस ने अब तरह तरह के बैग्स डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया था ताकि लेडीज अपनी ड्रेस की मैचिंग के साथ मैच करके उन हैंडबैग्स को टांग सकें। अब लुइस पे इतना ज्यादा काम हो चुका था कि अब उस पूरे काम को संभालना के लिए मुश्किल हो चुका था, तो इसलिए लुइस ने मदद ली अपने बेटे जॉर्ज की। जॉर्ज भी अपने पापा की तरह था। उन्होंने भी नए नए आइडियाज लाए और मार्केट के स्टैंडर्ड्स को चेंज कर रख दिया। जॉर्ज ने एक ट्रम्बलर लॉक बनाया जिसकी मदद से एक ट्रंक को ट्रेजर बॉक्स में बदला जा सकता था, जिसकी मदद से ट्रंक में रखा हुआ सामान चोरी होने से बच जाता था। इस वजह से कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स और भी लाती रही और उनके प्रोडक्ट्स पूरे कंट्री में बहुत मशहूर होने लगे और उनके बहुत प्रोडक्शन आगे बढ़ गया। मगर फिर एक समय आता है डाउनफॉल का, जब लुइस की कंपनी का प्रोडक्शन बिल्कुल ठप पड़ गया। क्योंकि एक वॉर की शुरुआत हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने फिर से लुइस एक बार होमलेस हो गए। लुइस अपने बिजनेस में अच्छा खासा सक्सेसफुल हो चुके थे, मगर जब भी फ्रांस को पर्शियन वॉर स्टार्ट हो गई और उनसे कहा गया आप ये जगह छोड़कर शहर की तरफ चले जाइए। अपने परिवार को लेकर वो क्रैम्प शेल्टर्स में चले गए जहाँ और पहले से हजारों रेफ्यूजीज रह रहे थे। वहाँ की हालत इतनी बेकार थी कि वहाँ पर खाने के लिए खाना भी नहीं था और उनके परिवार की हालत मरने जैसी हालत में पहुंच चुके थे क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा था। जब वॉर खत्म हुई तो लुइस अपने घर पहुंचे और घर पहुंचकर क्या देखा, उनकी जो शॉप में सामान था वो सब चोरी हो चुका है। उनकी जो शॉप है वो तबाह कर दी गई है। मगर लुइस ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि अब मैं इस शॉप को दोबारा से रीबिल्ड करूंगा और उसमें अपनी जो बची हुई सेविंग्स थी उन्होंने अपनी शॉप को रीबिल्ड करने में लगा दी। उन्होंने सबसे पहले तो क्या करा, जगह ढूंढी, अपनी नई लोकेशन ढूंढी शॉप को बनाने के लिए। उस टाइम ये था कि वॉर की वजह से प्रॉपर्टीज के डाउन रेट हो गए थे और उन्होंने अप स्केल सोसाइटी में अपनी दुकान स्ट्रीट में खरीद ली और वहां पर उन्होंने दोबारा से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करा। दुकान फिर से खोलने के बाद उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड फिर से उसी तेजी से बढ़ने लगी और उन्होंने उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपनी कंपनी के नए नए प्रोडक्ट्स निकालने स्टार्ट कर दिए। उनके डिमांड दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी आने लगी थी। अब उस समय में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप तो हो ही चुकी थी कि किसी फैब्रिक पर डिजाइन बनाना संभव था, तो इसीलिए लुइस ने सोचा क्यों ना कैनवास जो कि एक फैब्रिक है उस पर डिजाइन बनाई जाए। तो उन्होंने कैनवास पर पैटर्न प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने ट्रंक्स की पैटर्न की शेप में बैग्स पर प्रिंटेड स्टार्ट कर दी और लुइस का वो भी आइडिया सक्सेसफुल हुआ। साल हो चुका था 1885। लुइस के पास बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्डर आने लगे थे। उसकी वजह से उन्होंने लंदन में भी एक न्यू शॉप खोल दी थी
और वो अपने बिजनेस को इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे कि उनका रिजल्ट ये हुआ कि उनका कस्टमर बेस बहुत बढ़ने लग गया और रिपीटेड कस्टमर्स का भी नंबर्स बढ़ने लग गए। एक्सपेंशन की वजह से उनका क्लाइमेट डाइवर्सिफाई होने लगा, जिसकी ज्यादातर लोग रॉयल और एक्सप्लोरर हुआ करते थे। तभी से लुइस को वो इकलौता डिजाइनर माने जाने लगा जिसके प्रोडक्ट अमीर लोगों के घरों में और एग्जॉटिक रेन फॉरेस्टर दोनों में ही पाए जाते हैं। आखिरकार लुइस ने डिसाइड किया कि वो अपना पहला कैटलॉग लॉन्च करेंगे। कैटलॉग एक लिस्ट होती है बहुत सारी चीजों की, उन्हें हम देख और खरीद सकते हैं। कैटलॉग बनाने से लुइस के कस्टमर्स बहुत ही इजीली उनके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। यही था एक बहुत ही अच्छा मूव जिसके उनका बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूने लगा। लेकिन उसी ईयर में एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी हो गई। लुइस को अचानक से उन्हीं के घर में मौत हो गई। उस वक्त वो 72 इयर्स के थे और उनकी मौत की वजह आज तक किसी को नहीं पता। जॉर्ज ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई टाइम बर्बाद नहीं किया और वर्ल्ड फेयर अटेंड करने के लिए यूएस चले गए। वहां के एक्सपीरियंस से उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें इंटरनेशनल सेल्स नेटवर्क की जरूरत है और किस्मत से वो उस वर्ल्ड फेयर में एक आदमी से मिले जो कि उनकी मदद कर सकता था। उस आदमी का नाम था जॉन वेनामेकर। जॉन वेनामेकर ही व्यक्ति था जिन्होंने डिपार्टमेंट स्टोर का कॉन्सेप्ट पहली बार दुनिया को दिया था। साथ ही प्राइस टैग का भी इन्वेंशन इन्होंने ही किया था। तो जॉर्ज से मिलने के बाद जॉन वेनामेकर ने लुइस विटॉन के प्रोडक्ट को अपनी न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट स्टोर में बेचना शुरू कर दिया। जॉन वेनामेकर को वो पहले व्यक्ति थे जो कि पहली बार एलवी ब्रांड को यूएस लेकर आए थे। उसके बाद जॉर्ज ने अपने पिता की याद में कंपनी का मोनोग्राम क्रिएट किया जो कि एक फ्लोरल पैटर्न था और उसमें एक एल और वी इंटरलॉकिंग थी। कस्टमर प्रोडक्ट्स पर मोनोग्राम देखकर लोग शॉक हो गए क्योंकि इससे पहले उन्होंने खुद के नाम आया कर देखे थे, लेकिन आखिरकार समय बदला और न्यू डिजाइन अपनी जगह ले चुके थे। उसके बाद से जॉर्ज और उनके बेटे गैस्टन लगातार लुइस वुइटन को फॉलो करते हुए आगे बढ़े और नई नई तरीकों की डिजाइन क्रिएट करी, जिनमें से एक सबसे ज्यादा अच्छी क्रिएशन थी एक बैग जो कि डेली के कामों के लिए यूज किया जा सके, द कीपेल, एक बैग जो कि वाइन और शैंपेन कैरी कर सके, द नोए एंड द अल्मा। उसके बाद जॉर्ज पूरे यूएस में हर जगह घूमने लगे ताकि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड कर सकें। अपने पिता की तरह वो भी बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से इतिहास ने खुद को दोहराया। वो गुजर गए। लुइस के अनफिनिश्ड प्लान्स की जिम्मेदारी अब गैस्टन, किसके बेटे, लुइस के बेटे गैस्टन पर आ गई थी। गैस्टन की शुरुआत ही बहुत अनलकी साबित हुई क्योंकि उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वह सब कैंसिल हो चुके थे। गैस्टन के एलवी की फैक्ट्री और स्टोर्स बंद करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। लुइस विटॉन अ फ्रेंच सागा के ऑथर ने यह दावा किया है कि गैस्टन बिजनेस में सरवाइव करने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट थे कि उन्होंने जर्मनी कंट्री से ही कोलैबोरेशन कर लिया। गैस्टन ने प्रोडक्शन इलीगल होने के बावजूद भी कॉमेमोरेटिव बस प्रोड्यूस करने के ऑर्डर दे दिए और विकी में एक शॉप की सेटअप कर ली। ऑथर ने यह भी दावा किया है कि वैन क्लीफ और आर्पल जैसी दुकानें जो कि उस टाइम पर बंद रहती थी, लेकिन एलवी इकलौती ऐसी दुकान थी जो खुलती थी। इन सारी बातों को 2004 में एलवीएमएच के स्पोक पर्सन ने एक्सेप्ट करते हुए कहा कि यह जब की बातें हैं जब एलवी एक फैमिली रन बिजनेस हुआ करता था। वॉर खत्म होने के बाद गैस्टन ने अपने बेटे हेनरी, जैक्स एंड क्लॉड को टास्क दिया कि वो कंपनी को दोबारा रीबिल्ड करेंगे। अपने फादर की गाइडलाइन में बेटे ने हर साल लगेज के नए मॉडल्स निकालने शुरू कर दिए, लेकिन गैस्टन के गुजरने के बाद बिजनेस की ग्रोथ पूरी तरीके से रुक गई। हार्ड साइडेड लगेज भी अपनी पॉपुलैरिटी खोने लगा था। हेनरी, जैक्स और क्लाउड तीनों कंपनी चलाने में आपस में बराबर हिस्से में डिवाइड कर लिया, इसलिए उन्होंने अपनी सिस्टर के हस्बैंड हेनरी से पूछा कि वो कंपनी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। उस वक्त हेनरी ने अपनी स्टील ट्रेडिंग कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में बेची थी और उनके पास बिजनेस का काफी अच्छा नॉलेज थी।
और उन्होंने एलवी को होलसेल मार्केट से निकालकर रिटेल बिजनेस में एंट्री दिलवा दी। रिटेल बिजनेस में एंट्री करते ही एशियन मार्केट में भी एंटर कर गए। 6 साल के अंदर एलवी की सेल $20 मिलियन से बढ़कर $260 मिलियन हो गई। इसके बाद हेनरी एलवी को पब्लिक ले गए। आम जनता भी अब एलवी में इन्वेस्ट कर सकती थी। कंपनी के सारे स्टॉक बिक गए और वापस सेल करने को कोई तैयार नहीं था। 2 महीने के बाद एलवी का स्टॉक फ्लक्चुएट करना स्टार्ट हो गया। एनालिस्ट लोगों की वार्निंग देने लगे कि एलवी की सेल्स गिर सकती है, क्योंकि काउंटरफीट गुड उस वक्त राइज होने लगे थे। लेकिन फिर भी हेनरी बिना रुके पूरी दुनिया में स्टोर खोले जा रहे थे। कुछ ही सालों में हेनरी ने एनालिस्ट को गलत प्रूव कर दिया। एलवी की सेल्स लगभग $1 बिलियन की पहुंच चुकी थी और कुछ दिनों बाद एलवी मोइट हेनरी के साथ मर्ज हो गई। इन दोनों कंपनियों का मर्जर होने के बाद एक न्यू कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम था LVMH। इन दोनों कंपनियों के मर्जर होने के बाद इनका गोल था कि दूसरी कंपनी उन्हें टेक ओवर ना कर सकें। एलवी के मर्जर का मेन कारण यह भी था कि ताकि उन्हें अलग अलग देशों से उनके पास इन्वेस्टमेंट आ सकें। लेकिन कुछ समय बाद हेनरी का मोइट हेनरी के मैनेजमेंट को लेकर उस कंपनी के प्रेसिडेंट एलन कैविलियर के साथ झगड़ा रहने लगा। पर कंट्रोल पाने की आस से हेनरी ने एक प्रॉपर्टी डेवलपर के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की। इसका नाम तो आप सबने सुना ही होगा, बर्नार्ड आर्नोल्ड, जिन्होंने हेनरी का साथ देने के लिए हाँ कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद हेनरी को रियलाइज हुआ कि बर्नार्ड की खुद के बहुत बड़ा और कुछ अलग करने के सपने हैं। बर्नार्ड ने सीक्रेटली LVMH में अपने लिए कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया था, जो कि करीब 45% था, जिसके बाद उन्हें मोइट एंड हेनेसी फैमिली से काफी सपोर्ट मिलने लगा। तभी से हेनरी और बर्नार्ड के बीच लीगल बैटल चलना शुरू हो गई। वो एक दूसरे के ऊपर लीगल केसेस करने लगे। अब हेनरी और आर्नोल्ड में केस कौन जीता, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा सेकंड पार्ट इस वीडियो का। और आपको सेकंड पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।